मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय अशोक ठाकुर जी बता रहे हैं, जोरदार तालियां बजा के भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। महसूस किया है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहकारिता को अर्पण किया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे अशोक ठाकुर जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर पधारे हुए सहकारिता बंधु, आप सभी बड़े पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और खोने के लिए आपका समय, वह समय जो आप अपने व्यापार और परिवार में देंगे तो उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। परंतु आप उसके बावजूद कोऑपरेटिव सेक्टर समाज में उस वर्ग के लिए काम करते हैं जो आज बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। उन्हें सूक्ष्म लोन उपलब्ध कराना, छोटे छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराना, छोटे घरों के लिए लोन उपलब्ध कराना, उनको जीने और अपने छोटे घर बनाने सहायता करना, सब वह कार्य है जो सरकार हर व्यक्ति के लिए नहीं कर सकती। ऐसे ही आज सभा में बहुत से महान व्यक्ति आए हुए हैं। सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी जरूरत, एक फेडरेशन थी जिसको बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, और आखिर अपने उस सपने को पूरा कर कर कोऑपरेटिव सेक्टर में फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आदरणीय बिंदल जी, जिन्होंने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना काम किया है कि सरकार को जगाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी में ऐसी ऐसी समस्याएं जिससे सरकार अवगत ही नहीं थी, सरकार को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी समस्याएं हाउसिंग कोऑपरेटिव में चल रही है, और एक उस सोसाइटी में रहने वाले फ्लैट्स में लोन लेने में उनको कितनी असुविधाएं आ रही हैं, उन सबको दूर करने के लिए बिंदल साहब ने बहुत काम करा है। जोरदार तालियां बजाएं बिंदल साहब के लिए। और बहुत से ऐसे नाम हैं, अगर मैं लेने जाऊंगा तो एक एक व्यक्ति 1,000 व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी का सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक में हार्दिक अभिनंदन है। सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि सहकारिता क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राज्य सरकारों ने नहीं किया है, और सरकारों ने सहकारिता क्षेत्र में कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय को स्वतंत्र रूप से बनाया तथा इसकी बागडोर हमारे प्रिय जुझारू और बेहतरीन प्रशासक हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथ में सौंपी। इसके पश्चात तो जैसे सहकारिता क्षेत्र में अंदर योजनाओं की बाढ़ सी आ गई। दोस्तों, एक बहुत बड़ा उदाहरण है यूपीएससी सिविल परीक्षा, जिसे आप सभी जानते हैं। विगत वर्षों में सहकारिता के ऊपर प्रश्न पूछे गए, जो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको एक प्रश्न को ही बता रहा हूँ जो सिविल परीक्षा में पूछा गया। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को किन किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है, और गांव में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन देने का कोई और भी ढांचा उपयुक्त हो सकता है क्या? ये यूपीएससी में बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए, जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आईएएस बनने हैं, जिन्हें सहकारिता के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता, जब वो अपने क्षेत्र में आईएएस बन के जाएंगे तो सहकारिता के क्षेत्र में जरूर बहुत कार्य करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि। सहकारिता दो शब्दों सह प्लस कारिता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। सहकारिता के सिद्धांत है, प्रथम स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, द्वितीय सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, तीसरा सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, चौथा स्वायत्तता तथा स्वाधीनता। सहकारिता में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय समाज में महिलाओं की सूझबूझ
करते प्राणता, ईमानदारी, त्याग, बलिदान और बहादुर प्रशासनिक क्षमता, संगठनात्मक क्षमता से सभी कायल हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है इज्जत पापड़ तथा 36 लाख बहनों के द्वारा मिलकर आज अमूल को भारत के अंदर श्वेत क्रांति में अगर नहीं है लाखों दूध उत्पादकों का संग बना दिया। इसकी सफलता ने भारत को दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। यह सहकारिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे यशस्वी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है, जिसका शुभारंभ वर्तमान में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि समितियों में किया गया। भारत में सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इसमें 8 लाख से ज्यादा सहकारी सोसाइटी है। सहकारी क्षेत्र के कुछ उदाहरण महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन, केरल में सिक्कों का उद्योग, अमूल और सुधा डेयरी। सोचे इतना जब हुआ जब ये मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था और केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ही सीमित था। अब तो सहकारिता मंत्रालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। हाँ, ये सच है कि दिल्ली में हम टीसी सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी और 14 कोऑपरेटिव बैंक के अलावा बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। सहकारिता अर्थात क्षेत्र में कुछ गिने चुने लोगों की कठपुतली बन के रह गया है। जो आरसीएस ऑफिस जो आज की सरकारी संस्थाओं की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था, वह अभी टीसी और हाउसिंग सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करके काम नहीं कर रहा है। आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं हमारी समस्याएं अपनी आरसीएस ऑफिस ने समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए हम उपराज्यपाल महोदय से मिलकर उन सभी समस्याओं को दूर करने का मिलजुल कर प्रयास करेंगे। इसके लिए हम यूनियन और फेडरेशन की भी मदद लेंगे। आज हाउसिंग सोसाइटी भी अपनी समस्याओं से जूझ रही है, तथा उसका निवारण करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ अपना साथ और समर्थन पूरी तरह हम सभी टीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी और सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं को अपना समर्थन बिना किसी भेदभाव के हम उन्हें पूर्ण तरह देंगे। हर सुख दुख में आपका साथ निभाएंगे, ये वादा करते हैं। दोस्तों, आज के दिन सहकारिता क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बहुत आवश्यकता है और खास तौर से हमारे दिल्ली जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए राज्य के सहकारी मंत्रालय और केंद्रीय सहकारी मंत्रालय की अति आवश्यकता है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। मैं आपसे व्यक्तिगत विनती करता हूं कि 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान शुरू हो रहा है। आप सभी उसमें जरूर सदस्य बने और सक्रिय सदस्य बनने के लिए आगे 100 लोगों को भी सदस्य बनाए। मैं आप सभी से यही विनती करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे बहुत से सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधि और कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ पर आए हुए हैं और आज हमारे को ये था कि उनकी समस्याओं के लिए हम चर्चा कर रही है, जिससे उनके निवारण के लिए आगे चलकर कैसे काम कर सकें। आप सभी लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। जो लोग इसके लिए बोलना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया दीपक जी को और सतपाल बंसल जी को नाम लिखवा दें, जिससे इस विषय पे बात करी जाए। दीपक जी। करूँगा वो आए और अपना कोऑपरेटिव के ऊपर वक्तव्य दें। आनंद झा जी। टोटल 2500 सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं लगभग, और सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं। आप सब हमको पता है कि कैसे मिलता है रजिस्ट्रेशन, क्या मिलता है, उसकी एक विशेष प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया से आपको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा जब तक कि स्पेशल आप कुछ भेंट पूजा देके नहीं आएंगे। फिर वो रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके पास पता लगा जो छाटते लोग हैं, जो फला सोसाइटी में डिफॉल्टर है, वहां का नहीं दे रहे, पड़ोस की बड़ी बड़ी सोसाइटियों का नहीं दे रहे, वो आपके यहाँ मेंबर बन गए। आपने समझा भोले भाले लोग हैं, आपने लोन इशू कर दिया। पता लगा वो 8-8, 10-10 सोसाइटी में लोन लेकर के भागे। एक यूपीएससी का ग्रुप हमारी सोसाइटी में भी था, साहब तो हमने रिकवरी की है, बड़ी मुश्किल से की है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे, लेकिन हमारे पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है। बैंक जिसके पास जो है सिविल होता है कि सिविल चेक कर लिया जाता है, पता लग जाता है कि आदमी की इनकम कितनी है, कितना इस पर क्रेडिट